सभी को नमस्कार। मैं बलराम हूँ। किसान नेता से लेके एक से एक बड़े बड़े दिग्गज जो लोग हैं, जो कहीं ना कहीं मैं इनका नाम बोला। पहले नंबर पे जयप्रकाश नारायण, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय किसान महासभा। दूसरे नंबर पे मुकुट सिंह, प्रांतीय महामंत्री अखिल भारतीय किसान सभा। तीसरे नंबर पे सुरेश यादव, राष्ट्रीय सचिव भारतीय किसान यूनियन। चौथे नंबर पे राम नयन यादव, प्रभारी आजमगढ़ मंडल क्रांतिकारी किसान यूनियन। पांचवें नंबर पे हमारे चीफ गेस्ट हैं मनीष भारतीय, राज्य प्रवक्ता जय किसान आंदोलन। छठवें नंबर पे राजेश आजाद, संयोजक मजदूर किसान एकता मंच। और सभी को मैं एक बार हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। और लाइव सेशन में जुड़ने का कहीं ना कहीं आप लोग ने कीमती समय देकर अब मुझसे लाइव में जुड़े हैं। और हमारे साथ ही रोहित शर्मा जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपसे बातें करेंगे। और हाँ, रोहित नमस्कार। जी मैं किस बारे में रोहित और तमाम हमारे गेस्ट को मेरा नमस्कार। हम एक कहावत है, पहाड़ पहाड़ की ढलान से लुढ़कता पत्थर पाताल जाने तक बहुत तेज गति से दौड़ता है। कुछ लोग इसे विकास समझ लेते हैं, ये दुर्भाग्य है। बहरहाल हमारा मिशन यूपी हमने कई चरण में इसको आगे बढ़ाया है। हमारे तमाम किसान संगठन और उनके योद्धाओं ने, उनके नेताओं ने, उनके कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से भाजपा को जैसी सांप्रदायिक पार्टी जो भारत जैसे देश को पाताल तक पहुंचाने की जिम्मा लिए हुए है, उसके खिलाफ लड़ने का एक प्रण लिया है, एक संकल्प लिया है। इसी सिलसिले में हम यहाँ पर मिशन यूपी के तहत एक लाइव डिबेट कर रहे हैं और हम अपने अतिथियों से जानेंगे कि उन्होंने मिशन यूपी को किस तरह से हैंडल किया, किस तरह से चलाया। मैं चाहूंगा जयप्रकाश नारायण जी वो अपनी बात को 2-2 मिनट में सभी को ये करें। मिशन यूपी का जो पहला पार्ट था उसमें क्या हुआ और क्या आपने पाया, किसान आंदोलन ने किस तरह से अपनी उपलब्धि को जाहिर किया और अपनी उपलब्धता हासिल की। कि मिशन यूपी जो शुरू किया गया था एसकेएम के तहत, उसका क्या परिणाम निकला। सभी साथियों को लाल सलाम, नमस्कार। उत्तर प्रदेश में जिस तरह की सरकार है और जिस विचारधारा की सरकार है, इसके बारे में आप सभी लोग समझते ही हैं, जानते ही हैं कि यह एक ऐसी विचारधारा की सरकार है जो देश को कॉर्पोरेट हिंदुत्व को जोड़ के एजेंडे के तहत संचालित कर रही है। इसके एजेंडे में बातें हर समय अंतर्निहित रहती हैं। इसके विचार और इसके हथियार दोनों को हमें समझना हो। ये अपने विचारों को किस हथियार के द्वारा, किस टूल के द्वारा लागू करती है, उस पर हमें डाली होगी। हम जानते हैं कि अभी 2 दिन से संसद की जो घटना हुई है, इसके बाद एक बार फिर आंदोलन को, हालांकि माफी मांगते हुए प्रधानमंत्री ने से कानून वापस से लिया था, लेकिन आज भी वो उस एक सेकंड ही के रूप में देखते हैं। साफ बात है कि ये किसान आंदोलन के जो पूरी अंतर्वस्तु है, जो उसकी किसानों की जो संकट है, किसानों को जो हमला था उस कानून के द्वारा, उस हमले से अभी वो पीछे नहीं हटे। उनकी रणनीति भी वही है। वो चाहते हैं कि कॉर्पोरेट हो, कि कृषि में नई जो उनकी नीति है जिसके द्वारा जमीन से लेकर बीज, खाद, बाजार सबको नियंत्रण कायम करना चाहते हैं। उनकी लगातार कोशिश जारी है, वो उसके पीछे नहीं हटे। कुछ समय लिया आंदोलन के साथ कानून लेकर, लेकिन उसके बाद भी एक कदम भी अभी तक किसान आंदोलन से समझौते नहीं बने।
ये हमारी बड़ी चुनौती है जिसके सामने हम अभी खड़े हैं। जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि पूर्ण ग्रहण के कई तरीके अख्तियार किए जा रहे हैं। आज मुझे इसमें चर्चित है आंदोलन। इसके अलावा दिल्ली में भी एक आपकी ऑडियो सही चल नहीं आ रहा रही है। है प्रकाश जी, आपकी ऑडियो सही नहीं आ रही है, कृपया ऑडियो ठीक किया जाए। मुकुट सिंह जी, मैं चाहूंगा कि आप 1 मिनट में बताएं कि मिशन यूपी का क्या रिजल्ट निकला, परिणाम क्या हुआ, उपलब्धियां। सभी साथियों को नमस्कार। आपने ये परिचर्चा आयोजित की है, इसके लिए धन्यवाद। दरअसल मिशन उत्तर प्रदेश तो एक पार्ट है, पूरा एसकेएम का जो संयुक्त किसान मोर्चे का आंदोलन है, ये जो भाजपा की केंद्र की सरकार है, ये किसान विरोधी है, जन विरोधी है, मजदूर विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है इसकी नीतियां। और इसकी नीतियों के खिलाफ पूरे देश में रोष है और पूरा आंदोलन एसकेएम का संयुक्त किसान मोर्चे का इसके खिलाफ एक ऐतिहासिक तौर पर चला। और उसी में चूंकि बीच में उत्तर प्रदेश में चुनाव था, तो उस संदर्भ में शायद आप मिशन उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। वो तो एक पार्ट है, और वो मैं समझता हूं कि ये जो सरकार है, खास करके उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, ये जो आर्थिक नीतियां मोदी सरकार की हैं, भाजपा की हैं, वो पूरे देश में है। और किस तरीके से उनका असर कृषि संकट पर है, किस तरीके से पूरा जो नव उदारवादी नीतियां हैं उसको संदर्भ में अगर लें तो 4 लाख लोग 30 सालों में आत्महत्या किए हैं। मोदी सरकार के दौरान ही 1 लाख से ज्यादा आत्महत्याएं की हैं। तो ये सारी नीतियां हैं जो उत्तर प्रदेश में भी हैं। और उत्तर प्रदेश में, और खास करके जो मोदी सरकार का भी रुख है और उत्तर प्रदेश का और ज्यादा भी है, कि ये जो सांप्रदायिक का गठजोड़ है, जो नफरत की राजनीति कर रहे हैं, किस तरीके से जन आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से जनतंत्र को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम जो लड़ने वाले लोग हैं, चाहे सामाजिक न्याय के लिए हो, आर्थिक लड़ाई हो, और तमाम उसको दबाने का काम ये सरकार करके, और असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ये सांप्रदायिकता की बात करते हैं। और उत्तर प्रदेश को प्रयोगशाला के रूप में योगी साहब, योगी बाबा जी हमेशा आगे एक कदम बढ़ के करते हैं काम। तो इसलिए निश्चित रूप से जिस संदर्भ की आप बात कर रहे हैं, मैं ये मानूंगा कि जो पिछला 22 का विधानसभा का चुनाव था, वो काफी, बहुत से लोग कहते हैं, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं कि उसमें कोई किसान आंदोलन का असर नहीं था। 2017 से विधानसभा से आप तुलना करें, मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता, वोट के आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं, सीटों के आंकड़े में नहीं जाना चाहता हूं, और जन उभार के आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन आप सब जानते हैं कि ऐतिहासिक किसान आंदोलन ने जबरदस्त काम किया है और काफी कुछ रोकने का प्रयास किया है, और काफी उनका वोट प्रतिशत और सीटों की संख्या घटाने की कोशिश की है। तमाम जो हथकंडे अपनाए गए, उनकी वजह से भी उनको बढ़त मिली है। किस तरीके से जात पात का बीच में किया गया है, तो ये सारी चीजें उनका जो, जिसको सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं, वो करके उन्होंने ये अपना किया है। लेकिन निश्चित रूप से मिशन उत्तर प्रदेश जो 2022 के संदर्भ में अगर हम लें, तो ऐतिहासिक किसान आंदोलन का जो दिल्ली की सीमाओं से चला, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी भले ही उतना असर न दिख रहा हो जितना आप पश्चिम और पंजाब और उसमें, लेकिन नीचे तक उसकी चर्चा, नीचे तक किसानों को हिला देने वाला आंदोलन था। हमने तो तमाम जिलों में दौरा किया, और उसके परिणाम भी आप चुनाव में भी देखते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में और ज्यादा गहरे परिणाम हुए। तो इसलिए हम ये मानते हैं कि ऐतिहासिक किसान आंदोलन
का मिशन उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण योगदान रहा और बीजेपी को काफी कुछ कमतर करने के लिए। लेकिन ये बात सही है कि चुनाव तो विपक्षी दल लड़ते हैं, अब उनकी अपनी बातें हैं सब। आप उस आंकड़े में भी नहीं जाना चाहता हूँ कितने दल लड़े, कितनी, लगभग 3 दल तो सभी सीटों पर लड़े, तो वो भी विपक्ष का भी बिखराव था, इसका भी बीजेपी को लाभ मिला है। लेकिन किसान आंदोलन ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। किसान आंदोलन ने महत्वपूर्ण काम किया है, ये आपने कहा। मैं राम नारायण यादव जी चाहूंगा जानना कि आप ये बताएं कि मिशन यूपी के तहत जो किया गया था कार्यक्रम, यूपी में भाजपा को हटाने के प्रयास के लिए, हटाने के लिए, इसमें कितनी सफलता मिली और कितनी हमारी उपलब्धियां रही? वही तो मैं चर्चा कर रहा था कि राम नारायण यादव जी से पूछ रहा हूँ। नहीं, राम नारायण आप ये मत देखें कि सरकार उनकी दोबारा लौट आई, इससे नहीं देखेंगे। अगर आप 17 से तुलना करेंगे, विधानसभा के 17 के से चुनाव से तुलना करेंगे और लोकसभा के 19 के चुनाव से तुलना करेंगे, तो आप देखेंगे कि किसान आंदोलन का जबरदस्त प्रभाव था और बीजेपी को काफी कुछ नीचे लाने में काम किया है और जनता को एकजुट करके और सड़कों पर लाने का काम किया है और बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है इस संयुक्त किसान मोर्चे के आंदोलन का उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी। जी राम नारायण यादव जी, तो आवाज पहुंच रही है मेरी? जी हाँ जी, आप बताएं कि ये जो हमारा मिशन था, मिशन यूपी, उसके तहत जो हमारी उपलब्धियां हुई जी। वो क्या थी, और लखीमपुर खीरी जैसा मामला होने के बावजूद भाजपा को सफलता कैसे मिल गई? अभी हमारे साथियों ने, जो पूर्व साथियों ने हमारे बताए हैं, ये राय साहब और मुकुट सिंह, मैं उनकी बातों को पूरा सहमति प्रकट करते हुए, उनकी बातों से पूरा सहमत होते हुए आगे यही कहूंगा कि पिछली सरकारों ने, पिछले चुनाव ने जो हमारे प्रदेश में जो असर डाला है किसान आंदोलन का, वो आंदोलन हमारा निश्चित तौर पर ये कहा जाएगा कामयाब रहा। और लखीमपुर जैसे कांड को होते हुए भी और तमाम ऐसे कांड को होते हुए भी उत्तर प्रदेश के अंदर अगर बीजेपी ने सफलता हासिल की है, तो हम ये मान करके चलते हैं कि कहीं न कहीं हम बनारस के पहाड़िया मंडी वाला अगर हालत उठा दें तो ये पूरे यूपी में चला। कहीं न कहीं ईवीएम के बदलने से और ईवीएम को 3-5 कर देने से, और के जो चुनाव लड़ चुके थे, जो पहले राउंड, दूसरे राउंड, तीसरे राउंड के लोग, ये लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश में चले आए दाव पेच सिखाने के लिए, और वो पीछे पा गया, सुनसान अपना काम कर गया। तो मेरा ये मानना है कि जनमत से तो बीजेपी की सरकार बनी नहीं है, 3-5 से इनकी सरकार बनी है। तो 3-5 से सरकार बनी, इस बात को सब लोग जानते हैं। फिर भी हम इस बात से कहीं न कहीं से अपने आप को ये दोष मानते हैं कि कहीं न कहीं हमारे अंदर वो कमी रही है कि वो कामयाब हुआ इस मामले में। वो और कमी कुल मिलाकर के हम ये कहना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं, मैं तो समझता हूँ कि पूरे भारत के अंदर किसान आंदोलन का व्यापक असर है और आगे भी ये बढ़ता ही रहेगा। वो कमी क्या किस रूप में आप देखते हैं? जी, जिस कमी के कारण भाजपा दोबारा सत्ता में आई है, वो कमी को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए उसको हम क्या बताएं कि कैसा है। जैसे ये है कि कहीं न, मैंने पहले बताया कि कहीं न कहीं हमारे अंदर वो कमियां रही हैं जिससे वो कामयाब हुआ है। जी, राजेश आजाद जी, आपका ऑडियो ऑन कर लीजिए। आप अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप मुझे ये बताएं कि लगातार यूपी में किसान मूवमेंट होते रहे हैं, पूरे देश में मूवमेंट होते रहे हैं। मिशन यूपी के तहत जो कार्यक्रम हमने लागू किया था यूपी में, वह होते रहे हैं। आज भी जो है ईवीएम के 800 बंडल में आग लगा दी गई है। तो इन तमाम परिस्थितियों में वो कौन सा कारक था जो हमारे मिशन यूपी और किसान आंदोलन की इतनी बड़ी शहादत के बाद, सत्याग्रह के बाद भी बीजेपी सत्ता में आ गई? सभी साथियों को नमस्कार और सभी पत्रकार, दोनों पत्रकार बंधु जो
बलवंत हैं और रोहित हैं, आप लोगों को आमंत्रण करने के लिए धन्यवाद। देखिए, मिशन यूपी के तौर पे तो हम लोग ने पिछले चुनाव में एक कैंपेन किया था और सबसे बड़ी बात यह थी कि हमारे इस यूपी के अंदर हम दूसरे तरीके से अगर देखें, जहाँ पे सोशल इंजीनियरिंग और सामाजिक न्याय के नाम पर किसान विरोधी जो समाज व्यवस्था है हमारे देश के अंदर, जहाँ जातियों के नाम पे भयानक बंटवारे हैं, स्त्री पुरुष के नाम पे बंटवारे हैं, गरीबी अमीरी के नाम पे भयानक विषमता है, और यह जो सोशल इंजीनियरिंग और सामाजिक न्याय के नाम पे जो उस सवाल को हल किए बिना केवल वोट की राजनीति में एक तरफ से अगर देखा उसका अम्ब्रेले को और बड़ा अम्ब्रेला करके भाजपा ने पूरा वोट बटोरा, जिसमें कि पिछड़ी जाति या दलित जातियों के जो स्वयंभू नेता थे उनको उन्होंने खरीद चोरीद कर और एक बड़ा वह सोशल इंजीनियरिंग उन्होंने इसी मायावती के सोशल इंजीनियरिंग को झपट के और पैसे के लालच देकर या खरीद फरोख्त करके और एक बड़ा उसने अम्ब्रेला तैयार किया। लेकिन इस हल करने की जो जातियां उपजातियों के सरदार जो तैयार हुए हैं, जिनको न रोजी रोटी से मतलब है, न बेरोजगारी से मतलब है, न इस देश के अंदर कृषि संकट है जो कि सबका आधार बना हुआ है, जिससे जुड़ा हुआ श्रमिकों का भी संकट है, जो खेती किसानी को छोड़ के जो इस नव उदारवादी नीतियों के तहत संकट आया है, कर्ज से किसान फंसता जा रहा है और पलायन करने के लिए जो किसान मजदूर बन रहे हैं वो नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हो गए हैं, वो सस्ता मजदूर बन चुके हैं। तो ऐसे संकट को हल करने के लिए कोई भी ऐसा सामाजिक न्याय या सोशल इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट लेने वाले कोई नेता काम नहीं है। लेकिन भाजपा के खिलाफ अगर किसी ने एक मतलब चैलेंजिंग रूप में अगर सामने आया तो ऐतिहासिक किसान आंदोलन जो 13 महीने में पूरे भारत को आगोश में ले लिया और पूरे भारत में एक पोल बना दिया, ध्रुवीकरण कर दिया एमएसपी के सवाल को लेकर। और अगर किसानों का जो सवाल था एमएसपी का सवाल कि हर उपज पर कानूनी गारंटी करो, ये सवाल ने पूरे भारत के अंदर किसानों को एकजुट कर दिया, वो जाति धर्म से ऊपर उठा दिया। यूपी में भी अगर देखा जाए तो मुजफ्फरनगर में जो 5 सितंबर जहाँ पे उसी पश्चिम उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम एकता एक जमाने में अखिलेश सिंह की जब सरकार थी उस समय वह भयानक वहाँ कत्लेआम हुआ था, लेकिन वहाँ के हिंदू मुसलमान एकजुट होकर और कहे कि अब सांप्रदायिकता के नाम पे हम राजनीति नहीं करेंगे। एक बहुत ही नीचे उत्तर राजनीति से किसान आंदोलन ने लोगों को ऊपर उठाया, लेकिन इतना ऊपर नहीं उठा पाया कि वह चुनाव में भी शिकस्त दे सके। और जब लिए तो उसमें थोड़ी बहुत हम लोग को देरी हो गई, क्योंकि पहले ही चरण में उस इलाके में हम चुनाव के रूप में तो उतना तैयार नहीं हो पाए थे। लेकिन जो ही इधर पूर्वांचल की तरफ किसान आंदोलन या चुनाव आया तो हम काफी इस इधर के किसान पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों को बहुत मौका मिला और हम लोगों ने जितनी भी तहसीलें थी कि सांप्रदायिक ताकत भाजपा को किसी तरह से हराओ, इस मुद्दे को लेके हम लोगों ने कैंपेन भी किया। और नतीजा क्या हुआ कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जिलों में तो इनका पूरा पत्ता साफ हो गया। भाजपा उतनी बढ़त नहीं बढ़ा पाई, ढेर सारी जगहों से जैसे आजमगढ़ से तो सारी सीटें हार गई, इसी तरह से अंबेडकर नगर और भी तमाम जिले हैं जो आप तो एक बहुत ही नीचे गिर गया जो सांप्रदायिक उन्माद में ग्रस्त था पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश। किसान आंदोलन ने एक कदम आगे तो बढ़ा, लेकिन शिकस्त देने लायक स्थिति हम नहीं बना पाए। और अगर हम पूर्व तैयारी करके आज फिर आगामी जो लोकसभा चुनाव है कुछ अगर हम प्रैक्टिस लें तो निश्चित तौर पे हम और एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। आज जो पतनशील दरारें हैं, आपकी दरारों का उपयोग भाजपा कर रही है, सांप्रदायिकता, जातिवाद, धर्म या शिक्षा, ये सब चीजों का।
तो आपका जो मतलब किसान संगठन है इसको पाट नहीं पाई, शायद आप ये कहना चाह रहे हैं पूरी तरीके नहीं, से। हम लोग कह रहे हैं कि किसान आंदोलन ने पाटना शुरू कर दिया है और इसने सीधे नारा दिया कि कौन बनाता है हिंदुस्तान, तो भारत का मजदूर किसान। और जातीय जो राजनीति थी उसको वर्गीय राजनीति की तरफ ले जाने के लिए एक बड़ा यह जो किसान आंदोलन था एक मील का पत्थर साबित हुआ है। और शायद यह आने वाले वक्त में ये पाटने के लिए राजेश जी मैं बात को आगे बढ़ाते हुए सुरेश जी के पास आता हूँ। सुरेश जी, आप एक वरिष्ठ लीडर हैं और चीजों को बहुत बारीकी से देखे हैं और आंदोलन में शामिल रहे हैं, नेतृत्व किया है आपने। तो मुझे आपसे ये जानना है कि तमाम गतिविधियों ईवीएम भी इंक्लूड कर लिया जा सकता है, समाज की दरारें किया जा सकता है, मान लिया जा सकता है, धर्मवाद, जातवाद और सब चीजों, ये हमारे जो 5 किसानों की हत्या की गई लखीमपुर खीरी में, इतना विभत्स नरसंहार के बावजूद तो कौन सी हमारी भी गलतियां हुई है जो हमसे कुछ छूट गया है, गलतियां नहीं कहा, छूट जाना बोलते हैं इसको, है जिस कारण की भाजपा यूपी हम लोग के होने के बावजूद वो जीत गई। आप बताना चाहेंगे सुरेश जी? जी, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी साथियों को प्रणाम। ये लखीमपुर खीरी जो किसानों के साथ कांड हुआ, जीपों से रौंदा गया, वह एक दर्दनाक घटना थी। और उस घटना की ऐसा कुरेद दिया कि अस्थि कलश लेकर के मैं बनारस मंडल में घूमा, आंसू आ जाता था। 22 बरस का लड़का भी था, लेकिन अब उसको लेके जो हुआ, आंदोलन चल ही रहा है, डिमांड होती रही। लेकिन भारत की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने देखा कि 16 महीने के आंदोलन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों को किन किन शब्दों से नवाजा, बहुत ही सम्मान किया उन्होंने प्यारे। और जब उनको मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनना था तो बैकवर्ड बन गए थे। और उन्होंने अब क्या कहते हैं, क्या करते हैं, पूरा देश जानता है। 16 महीने के आंदोलन में पूरी आंदोलन के साथ खड़ी थी, भारत के किसान आंदोलन के साथ दुनिया खड़ी थी और एशिया के सभी पार्लियामेंटों में इस पर चर्चा हो रही थी। लेकिन भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के दिमाग में कोई बात नहीं आई। 700 किसान शहीद हुए, आंदोलन में मर गए 700 किसान। उन्होंने इफ तक नहीं किया, संवेदना तक नहीं व्यक्त किया। सवाल ये उठता है कि किसान आंदोलन हुआ और लखीमपुर खीरी में ये चुनाव में 22 में कैसे परिणाम उनके सामने आ गया। रोहित जी, आप यही हमको जानना चाह रहे हैं हमसे। तो हमको जहां तक लगता है कि जो संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान आंदोलन करके और जो अपने अभियान चलाया था सजा देने का, हम लोग दौरा किए थे पूरे प्रदेश में, उसके अंतर्गत परिणाम तो आया, लेकिन सवाल ये उठता है कि उतना परिणाम देखने को नहीं मिल रहा है लोगों को, जैसे कि हम सरकारें फिर बन गई सरकार प्रदेश में योगी जी की। उसके परिप्रेक्ष्य में परिणाम तो हमको लगता है कि वो 100% आया, क्योंकि 7 चरण में चुनाव हुआ था। 4 चरण के चुनाव तक वही जी, राजेश जी और तमाम हमारे साथी सब जानते हैं कि 4 चरण के चुनाव तक मीडिया ने कभी चुनाव की चर्चा नहीं की, घटत बढ़त जोड़ना घटाना कुछ नहीं बोला प्रदेश के अंदर। लेकिन जब 5वें 6वें चरण का चुनाव हुआ तब ये लोग सरकार बनाने लगे थे। उसका कारण रामनारायण जी ने बोला है, बताया क्या कारण हो, संभावनाएं क्या हो सकती। और हम कमजोर, हम नहीं, हमको कमजोर किया विपक्ष ने। विपक्ष कमजोर था, वो अपनी और अपने वोटों की रखवाली नहीं कर सके। कुछ लेना देना हमको तो वोट देना था। किसानों ने वोट दिया, किसानों ने वोट से सरकार बना दिया था, गिरा दिया था भाजपा को, लेकिन रखवाली न किया विपक्ष ने। इसके वजह से वो लोग पुनः सरकार में आ गए, जिसकी चर्चा अगल बगल से तमाम है, जिसको समझ रहे हैं।
सुरेश जी, मुझे इसलिए और जानना है कि ये जो भारत की सरकार है, मोदी सरकार, इन्होंने तमाम चीजों को विरोध पैदा किया है। किसानों को आतंकवादी, राष्ट्रद्रोही, खालिस्तानी, पाकिस्तानी तमाम चीजें कही है। तो किसान आंदोलन का यूपी के दो हिस्से लगभग हैं, एक पूर्वी यूपी, एक पश्चिमी यूपी। तो दोनों हिस्से में क्या अलग अलग कितना प्रभाव है आंदोलन का? आंदोलन का प्रभाव तो पूरे प्रदेश में बराबर ही है, क्योंकि पूर्वांचल के लोग जागरूकता की स्थिति में आंदोलन में 100% हिस्सा तो नहीं ले पाए, सही बात है। उस आंदोलन के साथ भावनात्मक तो जुड़े हुए हैं पूर्वांचल के लोग भी। जी मनीष जी, मैं आपके पास आता हूँ। ये आप जो चीजें तो देख पा रहे हैं राष्ट्रीय लेवल पर से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय और नीचे का स्तर तक, गांव लेवल तक, इन तमाम चीजों में जो चीजें प्रमुखता से छाई रही हमारे किसान आंदोलन के दरमियान, वो 700 किसानों की शहादत, लखीमपुर खीरी, हमारे किसानों को आतंकवादी, अरबन नक्सल, ये खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चोर, डकैत, यहाँ तक कि मुफ्तखोर तक कहा गया। तो इन तमाम चीजों को अगर होने के बावजूद अगर भाजपा सत्ता में आती है, तो क्या ये माना जाना चाहिए कि जनता में हमारा प्रभाव कम है, किसान मूवमेंट का प्रभाव कम है? देखिए, मैं अपने सभी पूर्व वक्ताओं को सुन रहा था ध्यान से। सभी बहुत वरिष्ठ लोग हैं और सबके अपने अपने अनुभव हैं, और वैचारिक रूप से सब अपनी अपनी एक विचारधारा के साथ बंधे हुए भी हैं। तो मैं भी कोई अछूता नहीं हूँ। डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि जब सड़कें वीरान हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगी। जो किसान आंदोलन है, इस किसान आंदोलन ने, मैं सिर्फ पश्चिमी यूपी के बारे में विशेष तौर पे बात करूंगा। मैं मेरठ से आता हूं, पश्चिम के बिल्कुल गढ़ में बैठा हूं। हमारे यहाँ चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का एक बहुत जबरदस्त किसान आंदोलन हुआ। ये राकेश टिकैत जी के जो पिता थे, उन्होंने किया था वो आंदोलन, और काफी लंबा आंदोलन वो भी चला था, 80-90 दिन का आंदोलन था। और फिर वो आंदोलन बेनतीजा होके, बगैर किसी नतीजे के वो आंदोलन समाप्त कर दिया गया। जब कोई बड़ा जन आंदोलन बगैर नतीजे के खत्म होता है तो उसके बहुत भयानक परिणाम समाज में आते हैं। हम लोग, हमारे नेता, हमारे आंदोलन को चलाने वाले लोग इन बातों से वाकिफ भी होंगे शायद, और शायद नहीं भी होते, लेकिन निश्चित तौर पर जब हम समाज की तरफ देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि जब जब इतिहास में बड़े आंदोलन असफल हुए हैं तो समाज में उनका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ा। पश्चिमी यूपी में महेंद्र सिंह टिकैत के असफल आंदोलन के बाद कोई किसान आंदोलन नहीं हो पाया। छुटपुट घटनाएं होती रही, कोशिशें होती रही, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चे का जब ये आंदोलन हुआ, एसकेएम का, तो इस आंदोलन ने पश्चिमी यूपी के जो किसान हैं, उनके अंदर वो जो एक लड़ने की शक्ति उन्होंने खो दी थी, वो उसने वापस पाई। लेकिन यहाँ एक कड़वी सच्चाई ये है कि हम कह सकते हैं कि भावनात्मक रूप से तो पूरा देश, क्या पूरा विश्व जुड़ा हुआ था। कनाडा का आदमी भी भावनात्मक रूप से हमसे जुड़ा रहा। लेकिन यूपी में जैसे जैसे आप पश्चिम से आगे चलते चले गए, बल्कि मैं कहूं कि अगर बहुत हो सकता है वो बात थोड़ी सी कड़वी भी लगे मेरे कुछ साथियों को, लेकिन आप मेरठ कूद जाइए, हापुड़ से जैसे ही आप आगे चलते हैं, हापुड़, बुलंदशहर, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, आप बुरी तरह से फेल हुए। बहुत भयंकर तरीके से आपको नकार दिया गया, क्योंकि ये वो बेल्ट थी जहां किसान आंदोलन में भी उस तरीके से शिरकत नहीं करी, उस तरीके से उन्होंने हिस्सेदारी नहीं। और जैसे जैसे हम आगे चलते चले गए, वैसे वैसे हमने देखा कि नतीजे भाजपा के पक्ष में चले गए। हार जीत अपनी जगह है। भाजपा एक ऐसा स्टूडेंट है जो निहायत ही बेवकूफ है, बेकार है, जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता है, वो सभी सब्जेक्ट में फेल होता है, लेकिन गणित के एक पर्टिकुलर सवाल को हल करना उसने सीख लिया। यानी कि भाजपा को नहीं पता कि देश की अर्थनीति कैसे चलेगी, भाजपा को नहीं पता कि सद्भाव कैसे चलेगा, भाजपा को नहीं पता कि कृषि और किसान की क्या नीति रहेगी, लेकिन उसने एक फॉर्मूला सीख लिया है कि मुझे चुनाव कैसे जीतना है।
33-34% का वोट बेस उसके पास है। विपक्ष को तोड़ दो, चाहे आप किसी दूसरी पार्टी को लड़ा दो, चाहे निर्दलीय चुनाव लड़वा दीजिए, जाति का कार्ड खेल दीजिए, उसके बाद मीडिया को मोबिलाइज कीजिए, उसमें नेशनलिज्म का तड़का लगा दीजिए, कि बहुत छोटे छोटे नेताओं के जो इररेलेवेंट नेता है उनके बयानों को हाईलाइट करके बड़े मुद्दे बना दीजिए। तो ये काम भाजपा ने सीखा है कि उसको चुनाव कैसे जीतना है। अब विपक्ष की ये दिक्कत है कि वो उस बात को नहीं समझ रही। लेकिन मैं विषय पे रहता हूँ, जो सवाल आपने किया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हम लोगों को बहुत कुछ कहा गया, हम लोगों को अब अर्बन नक्सल और आतंकवादी और सब चीजें कही गई, और आखिर हम हारे क्यों? हारे हम इसलिए क्योंकि किसान भी, आप माने या ना माने, लेकिन किसान एक वर्ग की तरह से आचरण नहीं करता है। किसान जातिगत आधार पर बंटकर आचरण करता है। हमारे ही पश्चिमी यूपी में जो त्यागी समाज के किसान हैं, ब्राह्मण समाज के किसान हैं, ठाकुर समाज के किसान हैं, वो लोग साथ में नहीं खड़े थे। हो सकता है उनका कोई एक आधा नेता हमारे साथ खड़ा हो, लेकिन बाय एंड लार्ज जो वो जातिगत आधार के जो एक बड़ा वर्ग है, वो सिर्फ इसलिए हमारे साथ नहीं खड़ा था कि साहब हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हालांकि वो भी किसान थे। हमने उस दौर में विशेष रूप से जो नॉन जाट, मैं कहना चाहूंगा कि जो नॉन जाट गांव थे, जैसे गुजर जाति के गांव थे, ठाकुर जातियों के गांव थे, ब्राह्मण जातियों के गांव थे, हमने विशेष रूप से वहां पर सभाएं करी, लोगों को समझाया कि भाई ये कानून आपके खिलाफ है। लेकिन इसके बावजूद समाज में एक उदासीनता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो जाति का दंश है वो वर्ग के दंश से बहुत ज्यादा गहरा है। हम जाति के आधार पे आगे सोच ही नहीं पा रहे, और उसके बाद जो कुछ बचता है वो धर्म की अफीम खा जाती है। तो जो पूरा का पूरा किसान आंदोलन है, उस आंदोलन में हमने बहुत कुछ पाया है, इससे कोई नहीं नकार सकता। अगर इसको कोई नकारेगा तो मैं कहूंगा कि उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है इस भारत में। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि हमने उस आधार पर काम नहीं करा, ना तो राजनीतिक दलों ने, ना सामाजिक दलों ने, ना अलग अलग संगठनों ने, कि कृषि की जो लड़ाई है उसे वर्ग का संघर्ष बनाए। और जब तक कृषि वर्ग का संघर्ष नहीं बनेगा, वो आप बड़ा आसान होता है। देखिए, कोई भी, मैं कहता हूं भाजपा को छोड़िए, अगर कांग्रेस की सत्ता होती या बसपा की सत्ता होती या किसी दल की सत्ता होती, क्या उस वक्त भी इस आंदोलन के ऊपर पंजाब का आंदोलन, हरियाणा का आंदोलन का ठप्पा नहीं लगता? क्या वो सरकारें भी इसे जाट आंदोलन नहीं बता के इसे बदनाम करने की कोशिश नहीं करती? 100% करती। क्योंकि आज भी हमने 60-70 सालों में, मैं मूल रूप से एक समाजवादी हूं और समाजवाद विचारधारा से ही पला बड़ा हुआ हूं। मेरे दादा एमपी रहे मेरठ से, चौधरी महाराज सिंह भारती। हमने देखा है कि समाज में जब हम समाजवाद की बात करते हैं, मेरे कॉमरेड बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इन लोगों ने भी एक लंबा संघर्ष किया है, कम्युनिस्टों ने, समाजवादियों ने। लेकिन ये सारा का सारा संघर्ष भारत की परिस्थितियों में जाति पर आकर खत्म हो जाता है। वो, और यही परेशानी हमें किसान आंदोलन में भी हमने देखी है, हमने फेस की है। अब सवाल ये होता है कि इसके बाद हम करें क्या? हमने इस लड़ाई को लड़ा। आप देखिए लखीमपुर खीरी को देखिए। मनीष जी, ये बात का क्वेश्चन है, अभी इतना ही। अगर जयप्रकाश जी को मेरी आवाज पहुंच रही है तो मैं चाहूंगा, जिसकी आवाज ठीक नहीं आ रही थी, मैं चाहूंगा दोबारा वो मुझे बताए कि ये मिशन यूपी के बावजूद, किसानों के इतनी बड़ी आंदोलन और सहभागिता के बावजूद, शहादत के बावजूद, देखिए साथियों, यह बिल्कुल किसान आंदोलन के बारे में यह बात बहुत स्पष्ट है कि इस आंदोलन ने समाज में एक नए तरह की वैचारिकी को जन्म दिया था और लोगों ने उसे महसूस भी किया। दूसरी चीज है भारत का जो यथार्थ है, जिस पर बात हो रही थी, साथी मनीष ने भी उठाया और साथियों ने, किसान भी उसका शिकार है और उसमें वह है, उसका हिस्सा है, वो भी उसमें उस चेतना से वो जुड़ा, वो प्रभावित है। लेकिन उसी लिहाज से अगर आप देखेंगे तो भाजपा से लड़ने का जो पूरा मामला है, हम किसान आंदोलन के लोग अगर किसान गए भी तो क्या किसान राजनीति क्या हो, क्योंकि किसान आंदोलन में एक प्रवृत्ति बहुत मजबूत रही है, गैर राजनीति, और उस गैर राजनीति की जो प्रवृत्ति है उसने किसान आंदोलन के राजनीतिक लक्ष्य को कमजोर किया।
क्योंकि किसान आंदोलन का भी मकसद क्या था, हमें लड़के से रहे थे हम कारपोरेट हितैषी नीतियों से, जिसके प्रणेता भाजपा और संघ परिवार जो इस दौर में है, हम उनसे लड़ रहे थे। और पूरी बात हम पैटर्न क्या था, गैर राजनीति से दूर रहेंगे। तो वस्तुतः हमें किसान राजनीति पर चर्चा करनी चाहिए थी उस दौर में, और किसान राजनीति क्या होगी, उसके लक्ष्य क्या होंगे, किसान के लिए सबसे जरूरी क्या है। एक तो यह किसान को एकताबद्ध किया जाना चाहिए। किसान की स्टेटा अलग अलग है, सबके अलग अलग मुद्दे हैं। उन सारे मुद्दों को लेकर के कैसे एक बड़ा मोर्चा खुद किसानों के बीच में बने, अलग अलग तरह के जो किसान समूह हैं उनको एकताबद्ध किया जाए। और दूसरी चीज जो है, एक मैं इस बात से बहुत सहमत नहीं होता कि राजनीति में सिर्फ षड्यंत्र थियरी ही काम करती है या अतिक्रम फरेब ही सिर्फ चलता है। वस्तुतः भाजपा से लड़ने का जो पूरा दौर है, उस दौर में उसमें आप ईवीएम या कास्ट इक्वेशन वगैरह के आधार पर कुछ चीजें व्याख्यायित कर सकते हैं, लेकिन ये मूल बात नहीं है। मूल बात यह है कि खुद इनको चुनाव तो राजनीतिक दलों के रूप में व्यक्त होता है, उनको मिले वोटों के आधार पर होता है, चीजें होती हैं। आप क्या सोचते हैं कि इन राजनीतिक दलों ने कभी यह सोचा कि किसान आंदोलन के साथ हमें एकाकार होना चाहिए, किसानों के आंदोलन की अगुवाई करनी चाहिए, अपने कतारों को उसमें लगाना चाहिए? किसी बड़े संघर्ष में उतरने की इन्होंने कभी कोशिश नहीं की। ये अंततोगत्वा ये तो उसी दिन हार गए, जिस हमारे सारे प्रयास को उस दिन धक्का लगा जिस दिन भाजपा से निकल करके लोग आए 4-5 लोग, और पूरा आंदोलन 2022 का चुनाव लौट गया 90 के दशक में, मंडल बनाम मंदिर की दिशा में लौट गया। और आज जानते ही हैं कि जो भाजपा जिस तरह की सातिर पार्टी है और जिस तरह की धूर्त है, सातिर है, आप उसे भले कहने अपढ़ है, उसे इतिहास का ज्ञान नहीं, अर्थशास्त्र का ज्ञान नहीं, लेकिन भाजपा भारत की सबसे धूर्त पार्टी है, सबसे ज्यादा क्राइम करने वाली पार्टी है, क्रिमिनल है, कम्युनल है, करप्ट है और कारपोरेट की दुलारी है। ये जो ताकत है जो चुनाव को प्रभावित करता है, ये भाजपा के पक्ष में था। भाजपा के पक्ष में यह है पूरी तरह से मुड़ा हुआ था। हम लड़ रहे थे नीचे, किसान उसमें लड़ रहे थे। किसानों ने कभी भी भाजपा के साथ कोई इस तरह का सहानुभूति नहीं थी, वोट भले चला गया हो किसी कारण से। मैं लखीमपुर के बारे में बता देता हूँ। लखीमपुर का बेसिक कंट्राडिक्शन जो वहाँ स्थानीय है, वो फार्मर बनाम आम किसान रहा है, मजदूर रहा है, यही बात। और वहाँ आंदोलन का केंद्र सिख समाज था। सिख समाज वहाँ इस आंदोलन की अगुवाई कर रहा था और इस आंदोलन में बड़े फार्मरों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। और चूंकि हम सब लोग लंबे समय तक इन फार्मरों से लड़े हैं, पूरा कम्युनिस्ट आंदोलन के खिलाफ चला, बड़े बड़े फार्म कब्जा हुए, बटे, तो ये अंतर्विरोध हल करने की कोशिश तो की गई, लेकिन खुद बड़े किसान आंदोलन जो थे, बड़े किसान संगठन थे, किसान यूनियनों का एक हिस्सा था जो इस सवाल को नहीं हैंडल कर रहा था। हम लोगों ने खुद, हमारा अनुभव है, जब हम लोगों ने वहाँ सांप्रदायिक सद्भाव और आपसी एकता के लिए पदयात्रा का आह्वान किया, तो कई किसान यूनियनों ने जाकर के वहाँ बताया कि भाई हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, जबकि हम लोग देख रहे थे कि हाँ, भाजपा एंटी सिख माहौल बना करके ध्रुवीकरण की तरफ जा रही थी और लखीमपुर को उस धरातल की तरफ ले जा रही थी जहाँ एक बड़ा गोलबंदी उसके पक्ष में चली जाए। वो हुआ। तो ये सब चीजें हम लोग को थोड़ा सा समझना है। आगे 2024 कठिन समय है, उसके संकेत मिल गए। इस मानसून सत्र ने वो संकेत दे दिया है कि भाजपा किस स्तर तक जाने के लिए वो तैयार है, और हमें किसान आंदोलनकारियों को इस बात को समझना होगा कि 2024 का चुनाव सामान्य चुनाव नहीं होने जा रहा है और इसे सामान्य ढंग से नहीं देखा जाना चाहिए। इसलिए हमारे सामने बड़ी चुनौती है और उस चुनौती जयप्रकाश जी, मैं बता दूं आपको, ये हमारे सेकंड राउंड का क्वेश्चन है कि यूपी के तहत जो हम अब 24 का अच्छा, हाँ, मुकुल जी कुछ बोल रहे थे आप? जी, दरअसल मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। अभी हमारे
साथियों ने बात रखी है अपनी, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जैसे ये निकाला जा रहा है कि सरकार बीजेपी की बन गई तो किसान आंदोलन फेल हो गया या हम सफल नहीं हुए। ये ठीक नहीं है निष्कर्ष। किसान आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण था, और जैसा जयप्रकाश जी ने कहा, बलराम मनीष जी ने भी कहा और साथियों ने, उसने जबरदस्त झकझोर के रख दिया और किसान को एजेंडे पर ला दिया। मैं नहीं दोहराना चाहता हूं कि बीजेपी ने भी क्या क्या वादे किसानों के लिए किए, और अभी मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव में क्या क्या किया एमएसपी के सवाल पर। और तो इसलिए किसानों ने किसान आंदोलन ने किसान के मुद्दों को एजेंडे पर ला दिया। ये सभी दलों को ये कहना पड़ा। दूसरा, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, एक दूसरा ये है कि जैसा जयप्रकाश जी सही कह रहे हैं कि ये चुनाव तो राजनीतिक दल लड़ते हैं। किसान आंदोलन कोई चुनाव नहीं लड़ रहा था। ये माहौल है, किसानों को एकजुट करना वो ठीक है, लेकिन ये राजनीतिक दलों की ड्राइविंग कुर्सी पर तो राजनीतिक दल बैठे थे। और आप उत्तर प्रदेश के ही अगर संदर्भ लें तो सपा ने 403 लड़ाई, बसपा ने 399 लड़ाई, कांग्रेस ने 349, और इसी तरह तो विपक्ष भी बट गया और वो कोई अंडरस्टैंडिंग ऐसी नहीं बनी। तो इसलिए ये भी हमें ध्यान देने की जरूरत है कि ये विपक्ष जो है वो एकजुट नहीं है। और वो और भी तमाम साथियों ने रखा है कि किस तरीके से क्या क्या नहीं किया गया, सत्ता में बैठे लोगों ने क्या क्या तिकड़म नहीं किए। तो इसलिए फेल नहीं कहेंगे हम कि किसान आंदोलन कोई फेल है। किसान आंदोलन ठीक है, अभी और आगे बढ़ना है, और नीतियों को बदले बगैर, नीतियों पर सबसे ज्यादा हमें ध्यान देना पड़ेगा, तभी निजाम बदलेगा। और इसलिए इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि ये उत्तर प्रदेश सांप्रदायिकता का घर बना है। लखीमपुर के बारे में सही कहा जयप्रकाश जी ने कि किस तरीके से सिख वर्सेस अदर्स बना दिया गया। मैं नहीं दोहराना चाहता हूँ, सभी तो बीजेपी ने कहा था और कोशिश किया, प्रयास किया था कि हमको वोट मत दीजिए, कांग्रेस को वोट दीजिए आप। तो यह इस तरह का जो कनेक्शन है इन लोगों के बीच में, इसको किस रूप में देखते हैं? थोड़ा सा बात साफ करिए फिर से। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ जब पंजाब में चुनाव हो रहा था, तो के नेताओं ने किया था, कंपेन किया था कि अगर आप मुझे वोट नहीं देंगे अगर, कोई बात नहीं है, कांग्रेस को वोट दे दीजिए। कोई कांग्रेस को संदर्भ में आपको है। देखिए, वहाँ जो किसान संगठन चुनाव में गए किसान नेता, तो उनका वो जो टेम्परामेंट था, पूरे मूवमेंट का जो तेवर था, जो उनका जो मूल्यांकन था, लेकिन जो ही वह आंदोलन में गए वहां चुनाव में, तो वह मूल्यांकन वहां टकरा गया। कारण वहां का क्या है? वहां अकाली, अमरिंदर और भाजपा तीनों के लक्ष्य पर कांग्रेस थी। तीनों नहीं चाहते थे कि कांग्रेस आए। कांग्रेस ने वहां एक बहस का मुद्दा, जाट सिखों में दलित को मुख्यमंत्री बना के ले आना एक बड़ा रेडिकल कदम हो सकता था, लेकिन इसमें तीनों यूनाइट हो गए और किसान आंदोलन तो हवा में चला गया। वहां उनके पास जो नेता चुनाव लड़ रहे थे, उनके पास कुछ बचा ही नहीं। परिणाम यह हुआ, वह अंतिम स्थिति थी जब ये लोग बहुत समय तक तो तय ही नहीं कर पा रहे थे। इनको कुछ आत्ममोह था कि हम बहुत बड़ा विजय करके आए हैं और पंजाब पूरा बदल गया है, हिल गया है नीचे तक। बात भी सही थी, नीचे तक एक गति गई थी। वहां घर घर, गांव गांव, महिला, बच्चे सब आंदोलन का हिस्सा थे। लेकिन जब उनके सामने चुनौती आई कि हमें करना क्या है, तो उसमें एक विकल्प उनको हल्का सा दिखा, कांग्रेस को उन्होंने बैक कर दिया। और कांग्रेस में भी अमरिंदर का जो रोल रहा वो आप सब लोग जानते हैं। प्रो बीजेपी और एंटी मूवमेंट था, प्रो अडानी था। जब वह किसान आंदोलन ने चिन्हित किया मुख्य शत्रु अडानी अंबानी, और 2 बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं। तो इसको लेकर के बहुत बार वहां कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें इस दिशा में नहीं जाना चाहिए, टावर नहीं
तोड़ना चाहिए, बहिष्कार नहीं करना चाहिए और संपत्ति का नुकसान नहीं करना चाहिए, राष्ट्रीय संपत्ति है। ये सब एक डिबेट है जो अंत तक कांग्रेस से डायलेमा में अंत में जाके फैसला है, और बाकी सारी शक्तियां पोलराइज हो गई और उन्होंने आपको सपोर्ट कर दिया। तो एक वहां की स्थिति है ये। हाँ मुकुट जी कुछ बोल रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि जो पंजाब की स्थिति बता रहे, जिन संगठनों की, किसान संगठनों की, एसकेएम ने एक्शन लिया उन पर। एसकेएम से विद्रोह करके करे, एसकेएम तैयार नहीं था उस पर। नहीं, खास बात यह है कि वो किसान अपने अलग से संगठनों ने थोड़ा मैं इसी पर आ रहा हूँ कि एसकेएम नहीं है उसमें। अब हमें हमें अब जो सेकंड राउंड में जाना है, सेकंड राउंड में जाना हम लोगों को है। अब हमारा सवाल ये होगा कि हमने जो चीज देखा विगत कई सालों में किसान मूवमेंट के बाद से, उनका असर और उनका ये प्रतिरोध और भाजपा का निकृष्ट व्यवहार, विचार और वादे, तो अब हमें 24 का चुनाव जो है लोकसभा का जो होने जा रहा है, तो इसके बारे में किसान आंदोलन या हम लोग जो लड़ रहे हैं, जी जो ताकते की चाहती है कि भाजपा जैसे निकृष्ट पार्टी, निकृष्ट झूठा, ये पतनशील सत्ता खत्म हो जाए, सत्ता में ना आए, तो इसके लिए क्या करना होगा हमें? सब संगठनों को या देश की जनता को क्या भूमिका रहेगी? देखिए, फिर बात मैं एक अनुभव आप लोगों को बताना चाहूंगा दूसरे राउंड की जो चर्चा है इसकी शुरुआत में ही, कि जब अच्छा ठीक है शुरू कर दूं, जो कि जयप्रकाश जी का बार बार जो है वीडियो डाउन अप हो रहा है, तो जयप्रकाश जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, तो आप बताएं कि 24 में क्या किया जाए किसान आंदोलनकारियों को और जनता को? देखिए, बात तो वही है कि जो पहले से हम लोगों का एक प्रयास रहा है कि बीजेपी हराओ, कांग्रेस ने संयुक्त किसान मोर्चे ने आह्वान ही किया था कि हमें इनसे मुक्ति पानी है और इनको हमें पीछे ठेलना है। अब सवाल यह है कि इस पर बहस हो सकती है कि हम किसके पक्ष में भी किसी को बोलेंगे कि सिर्फ वेग प्रचार में जाएंगे, या कहते हैं कि भाई आप हराओ बीजेपी को हराओ, कोई विकल्प हम क्या दें? अगर हम कोई विकल्प देते हैं उनको कि भाई चुनाव हो रहा है और चुनाव में बीजेपी को ये फला हरा सकते हैं और इनके साथ किसान आंदोलन को के सारे जो ताकत है इनके पक्ष में खड़ी होगी या नहीं होगी, एक सवाल यह है। जैसे अभी विधानसभा में मैंने एक आर्टिकल लिखा था इस पूरे चुनाव पर, 5 राज्यों का है, उसमें मैंने राजस्थान का जिक्र किया था कि कांग्रेस तो लड़ ही नहीं रही थी, कांग्रेस गुटों में बटी थी, आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे, जिसका उम्मीदवार था वो चुनाव प्रचार में था। लेकिन मानवाधिकार संगठन, पर्यावरणविद, लेफ्ट कार्यकर्ता, एनजीओ, सामाजिक कार्यकर्ता सब पूरी ताकत से हराने में लगे थे बीजेपी को। आज भी वही स्थिति है, ये ताकतें पूरी तरह से बीजेपी के खिलाफ है। गांधीयन से लेकर के जेपी आंदोलन से लेकर सामाजिक आंदोलन के जितने भी धाराएं हैं, अधिकतम एकताबद्ध होकर के इस सांप्रदायिक फांसीवाद के खिलाफ खड़ी हैं। लेकिन सवाल यह है कि जिनको इसकी अगुवाई, जहां जिस केंद्र में जाकर के ध्रुवीकरण होना है राजनीति का, समाज का, जिसके साथ, वह कितना तैयार है, कितना इसके लिए समझने के लिए तैयार है? क्योंकि उसके ऊपर अभी भी भ्रम है कि उसकी नीतियां अभी साफ नहीं है, वो कारपोरेट के साथ जाएगा कि नहीं जाएगा। राहुल कहते हैं कि भाई हम कारपोरेट वर्ल्ड के विरोध में नहीं है, स्वयं प्रतिरोधा कोशिश करते हैं मिलवाने का राहुल से अडानी को, तो और खुली नीतियों की घोषणा। एक बात अभी कल परसों वाली बैठक में आई जो एक पॉजिटिव है कि हम एमएसपी पर के लिए देने के लिए कमिटमेंट है, लेकिन उसमें एक शब्द होना और जोड़ना चाहिए कि कानूनी गारंटी देने के लिए हम कानून बनाएंगे। अब यहाँ वेग छोड़ दिया गया है। इसी तरह से जो दलितों और कमजोर वर्गों पर हमले हुए हैं, इन हमले करने वाली ताकतों के प्रति हमारा क्या रुख होगा? उन्होंने कर्नाटक में कहा कि बजरंग दल को हम बैन लगाएंगे, एक अराजक और लंपट संगठन है जो विध्वंस, हमलावर और आक्रामक और हिंसक संगठन, इस पर प्रतिबंध लगाएंगे।
लेकिन आज तक उसका क्या स्थिति हम नहीं जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी वो क्या कहते हैं, इस पर क्या तरीका लेंगे, रोजगार पर वो क्या कहेंगे, रोजगार देने के सवाल पर उनका क्या होगा। ये चीजें हम अगर कोई ऐसा बड़ा मूवमेंट ले जाएं जिसमें ये सब सवाल एजेंडे में बने, और देख रहे हैं आप बनारस से लेकर इलाहाबाद तक और पूरे प्रदेश में कैंपस में किस तरह से डेमोक्रेसी का हनन हुआ है, हो रहा है, छात्रों पर किस तरह से हमले हो रहे हैं, मजदूरों वाला एजेंडा है। तो हमारे सामने इन सारी ताकतों को एकताबद्ध करते हुए इनके खिलाफ केंद्रित करना होगा, ठोस, और उसमें छिपाने की बात नहीं है। जो एलायंस आ रहा है वो एलायंस अनेक तरह की ताकतों का, जिसमें कारपोरेट समर्थक भी है, कारपोरेट विरोधी भी है, नई आर्थिक नीति के विरोधी भी हैं और उदारीकरण के समर्थक भी हैं। यह संघर्ष बहुत लंबा चलेगा, लेकिन अभी तात्कालिक तौर पर हमारे सामने यह लड़ाई है कि हम फांसीवादी इस रिजीम से, जो पूरी तरह से लोकतांत्रिक संस्थाओं को ध्वस्त करने में लगी है, संसद को खाली करा देना चाहती है, आने वाले समय में चुनाव के पहले न जाने कितनी ताकतों पर ये हमले करेंगे और उनको प्रतिबंधित करेंगे, उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करेंगे, उन पर बैन लगाएंगे, दमन बढ़ाएंगे। तो इन सब सवालों को लेकर के हम लोग अगर आगे इकट्ठा हों, एक मंच बनाएं, इस मंच जो बन रहा है किसान और ट्रेड यूनियन का जो एक पॉजिटिव दिशा दिखी है, इसको हम लोग कंसोलिडेट करें और इनके बीच में सघन ढंग से जा करके और एक एजेंडा लेके निकलें जिसे बाध्य हो इनको कहने के लिए। हमें भी एक कोशिश करनी चाहिए कि भाई आप आओ, ठोस चीजों पर आओ। आप संप्रदाय, आप भी जाएंगे मंदिर बनाने, आप भी कहेंगे कि नहीं हम भी कमलनाथ बन जाएंगे। आपको कहना होगा कि नहीं, हम राज्य को धर्म से अलग करेंगे, हम राज्य के साथ धर्म का कोई समावेशन नहीं चाहते और हम इसके खिलाफ हैं, हम अल्पसंख्यकों के राइट के खिलाफ हैं। पूरी तरह से कहना होगा हम लोगों को। हम किसान आंदोलनकारी अल्पसंख्यकों के किसी भी तरह के एलियनेशन के पक्ष में नहीं, अलगाव के पक्ष में नहीं। जब हमला होगा तो हम उनके साथ खड़े होंगे। नूह में हमने थोड़ा कोशिश की किसान संगठनों में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा। मनीष जी, आप सब बताएंगे कि क्या देख पा रहे हैं आप 24 के चुनाव के लिए। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं कि जो पहले की गलतियां हैं और जो पहले के अच्छे अनुभव हैं, उन दोनों को सीख लेके उन दोनों के आधार पे आगे की रणनीति बननी चाहिए। मिशन 2022 में हमने खुद यहाँ महसूस किया कि राजनीतिक दल और एसकेएम के बीच में किसी भी तरीके का कोई तालमेल नहीं था। जैसे कि हमारे पास पंजाब से एक टीम आई जो कि बहुत क्रांतिकारी लोग थे, जिनके खिलाफ काफी मुकदमे थे। मीडिया में जो लड़का है वो पूनिया, जिसको उठा लिया गया था बॉर्डर से, मनदीप पूनिया, वो भी साथ में ही था, और तेजी था, और कई लोग थे। और हमने यहाँ पे कोशिश की कि जो विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं कैंडिडेट्स, हम उन कैंडिडेट्स के पास उनको लेके उनसे कोऑर्डिनेट करने की कोशिश की। लेकिन हकीकत ये है कि कोई भी राजनीतिक दल किसान एसकेएम के किसी भी लोगों के साथ बातचीत करने में इंटरेस्टेड नहीं था। उन्होंने उसके कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने उनको जो नेता हैं, और मैं सिर्फ नीचे ग्राउंड के नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, जो बड़े नेता भी, चाहे वो अखिलेश यादव थे, चाहे वो जयंत चौधरी थे, या वो कोई और नेता थे, इन लोगों को ये लग रहा था कि माहौल एसकेएम ने बना दिया है, किसान आंदोलन ने एक माहौल तुम्हारे लिए सेट कर दिया है, बस तुम्हें तो जाके और बस मलाई उतार के खानी है। और ये भूल जो हुई, ये बहुत बड़ी भूल हुई। दूसरा, ग्राउंड के ऊपर जो एक इनपुट है, वो अभी जो हमारे पूर्व वक्ता थे उन्होंने बल्कि उस पर ध्यान भी दिलाया था कि भाई जब हम लोगों के बीच में जाएंगे बतौर एसकेएम कि भाई हम संयुक्त किसान मोर्चे से हैं और हमारा मिशन 2024 है, तो हमसे लोगों का सवाल होता है कि आप पे विकल्प क्या है, आप मोदी के सामने क्या हमें पेश कर रहे हैं कि भाई इससे, मोदी से या बीजेपी से बेहतर आपके पास क्या विकल्प है। उसका जवाब काफी हद तक इस बार हमारे पास है, ये एक अच्छी बात है। पिछली बार हमारे पास बिल्कुल कुछ नहीं था, हम बिल्कुल ब्लैंक थे, हम कहते थे भैया किसी को दे दो, मोदी को मत दो, बीजेपी को मत दो। लेकिन इस बार हम कह सकते हैं कि भाई हमारे पास इंडिया गठबंधन है, जिसमें अलग अलग विचारधाराएं, निश्चित तौर पर हर दल की अपनी विचारधारा है, वो उसको छोड़ेगा नहीं किसी के लिए, लेकिन एक न्यूनतम साझा एक प्रोग्राम है जिसको लेके कम से कम आज एसकेएम के तौर पर अगर हम लोगों के बीच में जाते हैं, किसानों के बीच में, तो हमारे पास एक विकल्प है। हम कहते हैं इंडिया गठबंधन को आप वोट करें।
तीसरी बात जो हमने सीखी है और जिस पे हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि किसान को वर्ग संघर्ष के लिए हमारे जितने एसकेएम के नेता हैं उनको विशेष रूप से इसके ऊपर अब बात करनी चाहिए। सामाजिक सौहार्द सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, जो जातिगत आधार पर भेदभाव है हमारे यहाँ, जो जातिगत आधार पर एक दूसरे से जो दुश्मनी बन चुकी है कि अगर ये एक जात इस तरफ है तो दूसरी उसके खिलाफ ही जाएगी राजनीतिक, वो जो एक बहुत बड़ी खाई है, उस खाई को पाटने का काम एसकेएम से बेहतर कोई नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि एसकेएम के सभी नेताओं को इसमें एक रणनीति के तौर पर आना चाहिए। समय का अभाव है। चुनाव जो अभी पिछले हम लोगों का एक मानना होता है कि हम पिछली गलतियों से सीखते भी हैं, तो सबसे पहली बात तो मेरा ये मानना है कि किसानों को या किसान संगठनों को सबसे पहले ईवीएम के खिलाफ अपनी आवाज उठानी चाहिए। ईवीएम अगर है तो ये पंगेबाजी बनी रहेगी। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से मनमाना किया उन्होंने चुनाव आयोग के गठन में, जिसको पावर उन्होंने दे दिया सुप्रीम कोर्ट के बराबर का, जिसके ऊपर केस भी नहीं की जा सकती, और इस तरह से जो उन्होंने अपनी जड़ों को मजबूत करना शुरू कर दिया है उसके तरफ भी हमको अपनी निगाह डालनी चाहिए। और किसानों और मजदूरों के बीच जो मेरा अपना मानना है कि चाहे किसी भी, जैसे छात्र संगठन है, मजदूर संगठन है या किसान संगठन है या किसी इस तरह के जो भी संगठन है जो अपनी मांगों को लेकर के सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं, इन सारे संगठनों को एक करने का हमें प्रयास करना चाहिए। और मेरा अपना ये मानना है कि अब जैसे अभी लोकसभा में 5-7 लोग कह रहे थे कि घुस गए हैं और वो आतंकवादी हैं। सत्ता पक्ष ने तो उनको आतंकवादी बना दिया, लेकिन विपक्ष ने भी ये कहना शुरू कर दिया कि ये सुरक्षा का सवाल है। मेरा ये मानना है कि पहले लोगों को अगर उनको पकड़े तो पकड़ करके ये पूछना चाहिए था कि सदर पार्लियामेंट में इस तरह से आने का उनका उद्देश्य क्या था, वो क्यों करके ऐसा आए कर गए। तो मेरे कहने का एक तात्पर्य यह है कि लोगों के उन मजबूरियों, जैसे बेरोजगारों का अपना एक संगठन है, बेरोजगार जब अच्छी डिग्रियां लेकर के लोग सड़कों पर चप्पल घिस रहे हैं और कहीं न कहीं उनके साथ ये बेइंसाफी हो रही है कि जो कुछ लोग बहुत कमजोर हैं, पढ़ाई लिखाई या उनके पास कोई डिग्री भी नहीं है, उन्हें नौकरियों में सेलेक्ट कर लिया जा रहा है, लेकिन तमाम ऐसे बच्चे जो अच्छी डिग्रियां ले और अच्छे बच्चे हैं, अच्छी सोच उनके पास है, उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो ये सारे मुद्दे जो किसानों के बीच में आ जाएंगे, किसानों के बीच में हमको ये नहीं देखना है कि कौन है, तो हमको एक नारा ये देना होगा कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये तीसरी जात कहाँ से आई ये भी कहना पड़ेगा। और हमारे अंदर छोटे बड़े का भेदभाव मिटाकर जातीय आधार पर हो, चाहे आर्थिक आधार पर हो और चाहे धार्मिक आधार पर हो, ऐसे आधार को मिटा करके हमको सीधे सीधे अपने बीच में अपनी बात समझाने का प्रयास करने का जो रास्ता होना चाहिए, वो रास्ता हम एक दूसरे से सीख सकते हैं। कभी कभी हम जो चीज नहीं जान पाते हैं, किसानों और मजदूरों के बीच क्या करके हमको मिल जाता है, तो हम 24 वाले चुनाव को सिर्फ छू करके न हटे, बल्कि अगर लड़ाई लेते हैं तो उस पर पूरा जमकर लड़नी पड़ेगी। इसलिए में हम आगे अपने नेक्स्ट गेस्ट मुकुट जी से कहूँगा जानना कि जो बातें हो गई वो रिपीट ना किया जाए, फर्दर क्या करना है इस पर बताया जाए 24 के चुनाव के लिए। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि 24 की चुनाव अगर फिर से भाजपा आ गई तो न केवल किसानों का बल्कि मजदूरों का और तमाम लोगों का एक नरसंहार इनका पूरा चित चौपट कर दिया जाएगा। मुकुट जी बताएं। मैं आपने जो बाद में कहा है, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ कि अगर 24 में बीजेपी आती है तो इस देश में न तो जनतंत्र बचेगा, न संविधान बचेगा और बहुत कुछ हो जाएगा। इसलिए ये सबसे बड़ा सवाल है जो आपने उठाया है और हमारे सभी वक्ताओं ने
उठाया है कि हर हालत में हमें एकजुट होके और 24 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को रोकने के लिए काम करना होगा, नंबर 1। नंबर 2, ये जो हमारे सवाल हैं, एमएसपी का सवाल, कर्जा मुक्ति का सवाल, बेरोजगारी, महंगाई, बिजली निजीकरण, इस तरह के जो मुद्दे हमारे हैं, इन मुद्दों को हमें लेकर और सांप्रदायिक सद्भाव और नफरत के खिलाफ और सद्भाव के लिए जबरदस्त नीचे अभियान हमें चलाना पड़ेगा। अभी 3 दिन का पड़ाव बहुत अच्छा एक अनुभव है, मजदूर वर्ग भी शामिल आया, किसान भी आए, तो इसलिए ये सबसे बड़ा काम नीचे तक ले जाने का है और हमको इतना दबाव बनाना चाहिए राजनीतिक दलों पर, क्योंकि चुनाव तो वही लड़ रहे हैं, कि ये एकजुट होके, जैसा हमारे साथी ने कहा है, मनीष जी ने, सही है, इंडिया विकल्प जो है वो हमें बिल्कुल कोई संकोच नहीं करना चाहिए। अब यूपी, मिशन यूपी में थोड़ा ये भी गलती हुई थी कि सीधा सीधा नारा न दे के सबक सिखाने वाली बात करी, ये अंदर की बात है हमारी, काफी उस पर चर्चा हुई। अब हमें कोई संकोच न करके, और बीजेपी सरकार को जो सांप्रदायिक है, जो जन विरोधी है, मजदूर विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है, जनतंत्र विरोधी है, संविधान विरोधी है, इसके खिलाफ मुद्दा आधारित नीचे करके और लोगों को करके, एसकेएम के तमाम कार्यक्रम जो आ रहे हैं, उनको एकजुट होके, हम सभी संगठनों को एकजुट होके और इन मुद्दों को उभार कर जनता के बीच में हमें भी जाना चाहिए, और आगे आने वाले समय में इस सरकार को नमस्कार करने के लिए आम जनता से हमें बिल्कुल ही कहना पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। जी, ओके, ओवर। आपने महफूज जी बताया है। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा कि राजेश आजाद जी बताए कि 24 के लिए क्या है। हाँ, रिपीटेशन ना किया जाए, जो बातें पहले आ चुकी है उससे आगे की बातें बताया जाए। राजेश जी, आप अनम्यूट कीजिए अपने को और बताएं। हाँ साथियों, लगभग हमको लगता है कि यह 2024 के आगामी चुनाव में बातें आ चुकी हैं। जो भी एंटी बीजेपी भारत में दिखता हो या हमारे जिले में बोल दिखता हो, आपकी आवाज सही नहीं आ रही है राजेश जी, थोड़ा आवाज ठीक करें आप। हम ये कह रहे हैं कि सभी बातें जो अभी मुकुट सिंह जी बता रहे थे उसमें सहमति देते हुए आगे बात बढ़ाना चाहूंगा कि हमें राजनीतिक दखल देना पड़ेगा किसान मोर्चा से जुड़े हुए तमाम साथियों को, और जो बीजेपी विरोधी जो केंद्र बनता हो उसकी तरफ वोट बेकार न जाए, उसकी तरफ वोट केंद्रित हो। इसके लिए हम लोगों को अभियान चलाना पड़ेगा सोशल मीडिया के जरिए या अपने प्रचार माध्यमों के जरिए, और ये सवाल पूछते हुए कि नव उदारवादी जो किसान विरोधी नीतियां हैं या मजदूर विरोधी नीतियां हैं, उस पर यह जो दूसरा ध्रुव बीजेपी विरोधी बनता है उस पर उसकी क्लियरिटी होनी चाहिए। इन सारे सवालों को लेते हुए हम लोगों को पहल करना चाहिए, एक राजनीतिक दखल देना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि हमारा आंदोलन और राजनीतिक पार्टियों में जो गैप है वह फिर से वो बन जाए। जी बिल्कुल। मैं आगे बढ़ाऊं और सुरेश यादव जी, मैं चाहूंगा आपसे जानना, थोड़ा आप लाइट में आ जाइए, कि ये जो बातें चल रही है, इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करना है, उसको एक विकल्प के तौर पर तैयार करना है, ये तो ठीक है, आप कर सकते हैं, करना भी चाहिए। मेरा सवाल है कि इंडिया गठबंधन पर किसान आंदोलन का, मजदूर आंदोलन का कितना प्रभाव है, और इसको देखते हुए आप बताएं कि 24 में क्या किया जा सकता है इस भाजपा जैसी नरपिशाच जल्लाद राक्षस को हटाने के लिए। सुरेश यादव जी बताइएगा। रोहित जी, जो किसान मोर्चा के कार्यकर्ता, इस समय जरूरत है कि अगर पॉजिटिव लाना है, जो किसान आंदोलन से लेकर जो भी हमारी रणनीति है, या इस सरकार जो किसान छात्र आदिवासी विरोधी है,
सारी नीतियों को, सारे कार्यक्रमों को और अपने विचारों को अपने कार्यकर्ताओं, अपने साथियों, उसमें कोई बड़ा गांव-गांव चौपाल लगा करके और अपनी बात को पूरा समझाएं। उनको हम बताएं कि देखो आने वाले दिनों में संविधान खतरे में है, 13 महीने के आंदोलन में हमारा नुकसान हो रहा है, देश बिक रहा है, तमाम विकास सरकारी संस्थान बिक रहे हैं कारपोरेटों को हाथ में। तो गांव-गांव गरीबों, छात्रों को, मजदूरों को, आदिवासियों को के बीच जाकर लगा कर और जब उनका मूल्यांकन करेंगे तो हमको लगता है कि पॉजिटिव रिजल्ट आने की संभावना होगी। उसी के दौरान जो भी मोर्चा का निर्देश होगा कि हम इंडिया गठबंधन या क्या, उस पर भी संकेत करते जाएंगे और लोगों को जोड़ते जाएंगे। लोगों को ये लगेगा कि सब लोग एक साथ, और सही है कि राजेश जी ने हर बिरादरी की तो पार्टी हो, चाहे वो कुर्मी हो, कुम्हार हो, चौहान हो, यादव हो, मुसलमान हो, मौर्य हो, सब अपनी पार्टी है और वो नेता अपनी रोटी को सेक लेते हैं लेकिन समाज को गर्त में डाल देते हैं। ये भी बात इस चौपाल की बात लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है, उसको लोग भी कर रहे हैं और इस तरह के कार्यक्रम जब हम बनाएंगे तभी हम अपने मिशन में, लगता है कि तभी सफलता मिल सकेगी। ये बात सच है। मुकुट जी, मैं चाहूंगा आपसे जानना इस चीज को कि आपने इंडिया गठबंधन को समर्थन देने की बात कही। मेरा कहना है कि इंडिया गठबंधन पर हमारा कितना प्रभाव है, किसान आंदोलन कितना प्रभाव है, और ये जितने के बाद हमारी जो मूवमेंट है या हमारा जो किसान समुदाय है, मजदूर समुदाय है, इसको कितना मतलब क्या मिल सकता है, थोड़ा सा ब्रीफ बताएंगे संक्षिप्त में। हमने पहले भी कहा और साथियों ने कहा कि जो हमारा एजेंडा है किसानों का, मजदूरों का, आम जनता का, उस एजेंडे के साथ हम अपने आंदोलन को नीचे तक ले जाएंगे और इंडिया गठबंधन को उन मुद्दों पर, उन पर अपना राय देना पड़ेगी। जैसे जयप्रकाश जी ने कहा कि वहां आया कि एमएसपी पे हम तैयार हैं, और भी सवाल है। तो इसलिए सवाल ये नहीं कि हम वो कितने हमसे वो हैं, हम एकजुट होके और इतना माहौल बना के और अपने एजेंडे को आगे बढ़ा के और उनको करेंगे। और इस सरकार को, जो बीजेपी की सरकार है, इसको जाना सबसे जरूरी काम है आज के मौके, उस संदर्भ में, आज के दौर में, कि ये फांसीवादी तौर तरीकों वाली संविधान विरोधी सरकार, इसको जाना चाहिए। और हमारे किसान मूवमेंट में इतनी ताकत होना चाहिए कि आने वाली जो सरकार है वो उसको चले। उनको ये नहीं है कि उन्हें हम क्लीन चिट दे देंगे अगर वो नहीं करेंगे तो, लेकिन आज सवाल इसको हटाने का है, कल उन पर भी और ज्यादा दबाव बनाने का। हमको एकजुट संयुक्त किसान मोर्चा एक छतरी है, बहुत बड़ा छाता है, देश और दुनिया में एक अजूबा और ऐतिहासिक आंदोलन है, इसमें बहुत बड़ी ताकत है। और मैं समझता हूँ, मेरा पूरा भरोसा है कि संयुक्त किसान मोर्चे का रोल बहुत अहम होगा। इंडिया गठबंधन पर भी को भी इस पर विचार करना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। बलराम जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आप बताएं कि आप क्या सोच रहे हैं तमाम चीजों पर। बलराम जी। रोहित जी, सभी के बातें मैं सुना, और जो मूलभूत समस्याएं हैं किसानों का, जैसे कि ये जो लोग लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये लोग गए हैं वहां पे, गांव में गए हैं जो जहां किसान रहते हैं। कुछ लोग तो आज के जो नेता टाइप के लोग हैं वो गांव में भी नहीं जाते हैं और नेतागिरी करने लगते हैं। अब जो एसी वाले रूम में बैठ के वो इन्वायरमेंट के बारे में बताने लगते हैं, तो ये मुझे लगता है आज भी देखकर, और काफी टाइम हो गया क्योंकि लाइव लंबा समय चला गया भी है, 1 घंटा से ऊपर हो चुका है, और जो मूलभूत समस्याएं हैं सभी लोग ये जान रहे हैं। कहीं ना कहीं आवाज आ रही है मेरी? कट रही है आवाज, कट रही है। तो सभी को मालूम है जो किसान समय ज्यादा हो गया है, लेकिन मुझे ये जानना चाहिए हम लोगों को कि हम लोग जो आज लाइव सेशन किए हैं
इस तरह का चीजें जो हमें समाज में देनी चाहिए, क्या देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, और इस पर एक गंभीर मंथन अवश्य ही होनी चाहिए। किसान आंदोलन जिसने कि अपने 13 महीने के विशाल आंदोलन के बाद, 700 किसानों की शहादत के बाद, आतंकवादी खालिस्तानी पाकिस्तानी और चोर डकैत देशद्रोही होने के आरोप मिलने के बावजूद जो उन्होंने जीत हासिल किया है, उस जीत को हम अपनी जनता तक सही से पहुंचा पाने में कहीं कहीं से विफल रहे हैं। इसलिए हमें और बेहतर तरीके से जनता के कम्युनिकेट करना चाहिए हम लोगों को। और मुझे ये लगता है कि इस तरह की जो चर्चाएं हैं, परिचर्चाएं हैं, लगातार होने चाहिए और नियमित तौर पर होनी चाहिए। और तमाम जनता के बीच में, आप बेशक इंडिया के गठबंधन को जितावे, आप बेशक किसी को जितावे, विकल्प चूंकि हमारे पास वही है, लेकिन हम यह जरूर सुनिश्चित करें कि गठबंधन के साथ जीतने वाले जो भी उम्मीदवार हों, उस पर हमारे आवाज चली गई यार। ये हमारा चले आज के मीटिंग का है, आज के लाइव सेशन का है। तमाम साथियों से हम हिस्सा लेना चाहेंगे, और तमाम साथियों ने जो अपना योगदान दिया है इस बहुत महत्वपूर्ण परिचर्चा में, मैं चाहूंगा परिचर्चा आगे भी कंटिन्यू करें, और तमाम चीजों को हम समझते हुए और जानते हुए इस चीजों को आज हम यहीं पर ड्रॉप कर रहे हैं, ताकि हम लोग फिर नए सेशन में मिल सके। नमस्कार तमाम लोगों को।